Students, welcome to my channel. Today we will discuss chapter number 3, theory, basis of accounting, accounting standards and Indian accounting standards. Chapter number 3 आपकी बुक में है. तो what is the meaning of accounting principles? What is the use of accounting principles? Which type of the accounting principle we have to use in the accounting? And अगर ये accounting principles ना हो तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग मैनेज करेंगे, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देखिए, नॉर्मली कुछ भी जो हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होते हैं. आपने साइंस में स्टडी किया होगा क्लास 10th में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे आप लोगों ने. तो मीन्स हर एक चीज को समझने के लिए एक प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है. और चूंकि अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस. साइंस मीन्स जिसमें कि अपने प्रिंसिपल, अपने कॉन्सेप्ट्स हो. ठीक है. इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया था उसमें हमने ये क्वेश्चन भी रेस किया था कि ये जो अकाउंटिंग है ये आर्ट है या साइंस है. तो हमने देखा था कि आर्ट और साइंस दोनों हैं. अब चूंकि ये साइंस है तो इसमें इसके प्रिंसिपल्स भी होना जरूरी है. प्रिंसिपल्स मीन्स जो सब जगह एक जैसे हों, एक जैसे वर्किंग में हो. मीन्स जो प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, इंडिया में फॉलो कर रहा हूँ, वही प्रिंसिपल्स किसी दूसरे कंट्री में फॉलो किए जाए. ठीक है. ये यूनिवर्सल है. ठीक है. आप यहाँ पर जो भी कुछ सीखते हो, अगर सपोज दैट अगर यही आप एजुकेशन यहाँ से आगे की किसी दूसरे देश में जाकर कंटिन्यू करते हो तो यही प्रिंसिपल्स वहां पर भी फॉलो किए जाएंगे. ठीक है. तो प्रिंसिपल जिससे कि हम अकाउंटिंग को इजी बना सकते हैं, अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट, एक बेस कह सकते हैं, या समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो इस बिल्डिंग के लिए एक लैंड शुड बी देयर. बिना लैंड के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, मतलब उसका बेस होना बहुत जरूरी है. राइट. उसी तरीके से यहाँ पर आप जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं उसके लिए बेस कौन सा है, फंडामेंटल क्या है, फंडा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे. तो नॉर्मली ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम बोल सकते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, माने गैप. जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जर्नली हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है. राइट. कौन इनको इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये टाइम टू टाइम प्रिंसिपल्स बनाते हैं और कोई अगर चेंज भी करना हो तो ये चेंज करते हैं. पूरा इनका पैनल होता है, बनाते हैं प्रिंसिपल्स को और फिर फॉलो भी करवाते हैं, समझाते हैं. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक सिद्धांत कह सकते हैं जिसकी वजह से ये अकाउंटिंग वर्क करता है. हम अभी जो आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, अभी तो हमारा थ्योरी का पार्ट ये चल रहा है. जब हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जर्नल की तरफ जाएंगे, लेजर की तरफ जाएंगे, तो वहां इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. इजी तो है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, थ्योरेटिकल है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स. ठीक है. तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा. प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जर्नल लॉ. ये वो जर्नल लॉ है जो या रूल्स हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं. और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन. मींस क्या करना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है उस ट्रांजैक्शन को हाउ वी कैन रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग को. तो ये कुछ सब कुछ एक्शन लेना सिखाता है. अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. ये सब कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आता है. राइट. क्लियर हुआ आपको. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइड है एक्शन लेने के लिए. हमें जो किस तरीके से एक्शन लेना है, कैसे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, इनके रूल्स हमको समझाने हैं. हम प्रिंसिपल इसमें कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं. ठीक है. तो ध्यान में रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है स्टॉक या इन्वेंटरी वैल्यूएशन. आप कहोगे सर क्या समझ में नहीं आया, समझाते हैं. चलो, ऐसा होता है नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहता है कि आपके पास जो स्टॉक है, स्टॉक क्या है? एट द लास्ट ऑफ द ईयर द गुड व्हिच इज अनसोल्ड. ठीक है. अभी भी आपके पास रखा हुआ है, आप बेच नहीं पाए उसको, तो उसके दो प्राइस होंगे. एक प्राइस कौन सा होगा? एक प्राइस होगा आपका मार्केट प्राइस, या इसको मार्केट प्राइस एमपी में लिखा हुआ है.
एक होती है इसकी कॉस्ट वैल्यू या बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कह सकते हैं। तो बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी प्राइस कम होगा उस प्राइस पर हम इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में नहीं आया? एक बार और ट्राई करते हैं एग्जांपल फिगर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपका स्टेशनरी का बिजनेस है। अब एट द लास्ट ऑफ द ईयर माने 31 मार्च को 2020 को आपके पास जो इन्वेंट्री बचा था स्टेशनरी का उसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू सपोज दैट 2200। तो इन दोनों प्राइस में से कौन सा प्राइस कम है? ऑब्वियस सी बात है 2000 वाला कम है। तो इस वैल्यू को हम अपने जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमारी स्टॉक की वैल्यू है वो 2000 रुपए है, ना कि 2200 रुपए, राइट। लेकिन सपोज दैट कि अगर ये केस ऐसे बन जाता तो क्या होता? तब हम इस वाले प्राइस को लेते 1800 को, क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कौन सी वैल्यू कम है? अब क्या मार्केट प्राइस से मार्केट वैल्यू कम है तो 1800 लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक की जो वैल्यू होगी, जो कम वाली वैल्यू होगी, चाहे वो मार्केट वैल्यू हो चाहे वो बुक वैल्यू हो, जो दोनों में से वैल्यू कम होगी हम उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ऐसे हम जैसे फिक्स्ड असेट्स और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जो है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फिर हम उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस डेप्रिसिएशन लगाने का कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, मेरे जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा, किसी सेकंड अकाउंटेंट का जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा, सबका अलग होगा। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो सबका रिजल्ट एक जैसा ही होगा। जैसे कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री अगर जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हम फॉलो इसको करेंगे, समझाएंगे किस तरीके से बनाया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं इसमें प्रिंसिपल फॉलो नहीं करूंगा तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस तरीके से हो जाएगा। किसी तीसरे का कोई तीसरा आंसर होगा। तो ये आंसर जो होंगे वो सब डिफरेंट होंगे, सब में वेरिएशन होगा और ऑब्वियसली बात सारे के सारे गलत होंगे किसी एक को छोड़ के। अब चूंकि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल होने से सबके आंसर सेम होंगे, है कि नहीं? जैसे और मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि सपोज दैट आपको मैथ में फंडा दिया हुआ है क्या कि 2 + 2 = 4, ठीक है। अब मैं चाहे इसको मैं सेल्फ ऐड करूं या किसी से ऐड कराऊं, अगर उसको अकाउंटिंग माने मैथमेटिक प्रिंसिपल्स पता है कि एडिशन में हमको फिगर्स ऐड करनी होती हैं तो 2 + 2 सब लोग 4 ही बोलेंगे, राइट। मल्टीप्लाई अगर मैं करना चाहता हूं कि 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जिसको पता है वो बिल्कुल 6 इसका आंसर लेके आएगा। और अगर नहीं पता तो कोई 5 लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, तो कोई 1 लाख लिख देगा और सारे ही आंसर अपने आप में रॉन्ग होंगे, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है। नंबर 1 अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कांसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिए हुए हैं और इनको हमें फॉलो करना ही होगा, इनको चेंज नहीं कर सकते, इन्हें हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। और दूसरी साइड है आपका कन्वेंशन। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशन जो अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जा सके, वो कन्वेंशंस है। कंसेप्ट इनको चेंज ना किया जा सके। बहुत सिंपल सा फंडा मैंने बताया है, ठीक है ना, ज्यादा उलझाने वाली चीज नहीं है, एक सिंगल लाइन में याद रखना है। कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे रूल्स या ऐसे प्रिंसिपल जिनको की फॉलो करना ही होगा, चेंज नहीं कर सकते हैं। कन्वेंशन जिनको की चेंज भी किया जा सकता है अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिक इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3 फंडिंग है। पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं, एजम्पशन भी कह सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है या गोइंग कंसर्न एजम्पशंस क्या होता है? इसका एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि वंस द बिजनेस इज ओपन इट इज कैरी ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या मतलब? कि जो मैंने बिजनेस ओपन किया है, जो मैंने कंसर्न ओपन किया है, वो कंसर्न लॉन्ग टाइम के लिए मैं रन करने वाला हूं, ना कि
कि आज मैंने एक बिजनेस को ओपन किया और उसको बहुत जल्दी में ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को समझते हैं, तो इसमें हम एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड करते हैं। एक्सपेंडिचर आइदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम देखते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ही देना है कि हम जब एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, अगेन एंड अगेन पेड करने होते हैं, बार बार पेड करने होते हैं बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो अलग हम करते हैं। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो वन टाइम स्पेंड किए जाते हैं, लेकिन उसका जो एडवांटेज है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिलने वाला होता है। तो ये केवल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही है कि अगर हमने कोई बिजनेस ओपन किया वो एक लंबे समय तक जाएगा, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, असेट्स क्लासिफाइड करते हैं, एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड करते हैं, इनकम को क्लासिफाइड करते हैं, लायबिलिटीज को क्लासिफाइड करते हैं, केवल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके इसको आप चाहो तो अपनी ओन टंग में लिख भी सकते हो, है ना। नोट्स क्रिएट करना सीखना है हमको, रटना नहीं है, यहाँ पर रटने से अलग चलना है हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। अब कंसेप्ट क्लियर कर अपने अपने टर्म्स में हमको उसको लिखना है। सेकंड है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या होता है? इसका मीनिंग है कि वंस द मेथड इज अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट इट इज गोइंग ऑन फॉरएवर। मींस कि अगर मैंने कोई भी एक मेथड एडॉप्ट कर लिया तो उस मेथड को मैं लंबे समय तक सेम कंटिन्यू करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, जिससे कि टाइम टू टाइम में कंपेयर कर सकूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है ए एंड बी, मैंने ए को कंपेयर किया बी से, ठीक है, रिजल्ट ठीक है। तो हर बार मैं क्या करूंगा, कंपेयर ए को बी से ही करूंगा, ऐसा नहीं कि बी को डिलीट करके उसकी सी ले आऊं, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग होगा। इसमें कंसिस्टेंसी कांसेप्ट ये कहता है कि आपने वन टाइम जो भी मेथड एडॉप्ट कर लिया उस मेथड को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको एडॉप्ट करना है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के काफी सारे मेथड्स होते हैं। दो मेथड आपके सिलेबस में है, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें कि जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो असेट की ओरिजिनल वैल्यू पर लगाते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है उसमें जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो असेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर लगाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू पर लगाते हैं। तो अगर हम एक कॉस्ट पर लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, और अगर रिटन डाउन वैल्यू पे लगा रहे हैं तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही लगाएंगे। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी माने कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू लगातार एक जैसा मेथड, जिससे कि कभी मैं अगर कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर कर सकता हूं। मैंने इसमें आपको एग्जांपल क्या दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किसके लिए? असेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए, असेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। वही मेथड में ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम यूज करूंगा। ये होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। समझ में आ गया? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जिसमें कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है लंबे समय के लिए, ठीक है ना। वंस द बिजनेस इज ओपन फॉर द फॉरएवर एंड इट इज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जर्नी, ठीक है। और जैसे कि अभी आपको बताया कि केवल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं या इनकम को, एसेट्स को, सबको डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे कि हम इजी वे में इस चीज को रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट है एक्रुअल एजम्पशन या एक्रुअल कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक्रुअल एजम्पशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें होता क्या है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ये एक्रुअल एजम्पशन है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया या जो भी सेल की वो उसी डेट में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। वी हैव टू बी रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर और इनकम ऑन द सेम डे ऑन विच these are occurred, ठीक है। भले ही उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे या फ्यूचर में रिसीव करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर तो फ्यूचर में पेड करेंगे और इनकम तो फ्यूचर में रिसीव करेंगे,
इससे कोई कंसर्न नहीं है। एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है, एक्रुअल एजम्पशन का, कि हमने जिस डेट में कोई भी ट्रांजेक्शन किया उसी डेट में अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने सेल की डेट है उसकी 1 जुलाई 2020, और किसको सेल की है? बी को सेल की है। बी ने जो ये गुड्स खरीदा वो क्रेडिट पर खरीदा है, या इसने क्रेडिट पर सेल की है, और इसका जो पेमेंट वो करेगा 31 अगस्त 2020 में करेगा। इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट बेसिस कंसेप्ट कहता है, अगर ये सेल कितने की, सपोज देन 1 लाख रुपीस की सेल है, तो इस 1 लाख रुपीस की सेल को ए ऑन द स्पॉट 1 जुलाई 2020 को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, भले ही इसका पेमेंट 31 अगस्त में मिलेगा। सेम मैनर बी ने ये गुड्स परचेज किया हुआ है, तो बी भी इस गुड्स को 1 जुलाई 2020 में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ना कि 31 अगस्त 2020 में। ये एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है, मींस कि जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डील हो रहा है, उसी डेट में हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, भले ही उसका पेमेंट या जो भी रिसीविंग्स है वो नेक्स्ट फ्यूचर में होने वाली है। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल समझ में आ गया? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल, जर्नली, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, GAAP, क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कौन देता है? ICAI बनाता है, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये बना के देता है, टाइम टू टाइम चेंज करके देता है। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। किसको फॉलो करना होता है? अकाउंटेंट को, बिजनेस कंसर्न को। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कि आपको, जैसे स्टॉक या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या मतलब कि स्टॉक के दो प्राइस होते हैं, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, जो दोनों में से कम होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाइड किए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो कि रूल्स होते हैं जिनको भी चेंज नहीं किया जा सकता, कन्वेंशन जिनको की रूल्स को चेंज भी किया जा सकता है, सुटेबिलिटी, प्लेस, टाइम, डेट के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट 3 टाइप मैंने आपको बताई है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि लंबे समय के लिए बिजनेस चलने वाला होता है, इसके लिए हम सारे एक्सपेंडिचर इनकम्स को अलग अलग क्लासिफाइड करके चलते हैं। कंसिस्टेंसी असम्पशन, बिजनेस जो है, वंस द बिजनेस इज ओपन इज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसके लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो मेथड हमारा वंस द मेथड इज अडॉप्टेड फॉर एवर। ठीक है, एक्रुअल बेसिस देखा था, जिसमें कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसी डेट में उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन डील हुआ है, ना कि उस डेट में जो कि फ्यूचर में हमको इसका अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं और आपको फर्दर कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है ना, मोर देन 10 कंसेप्ट दिए हुए हैं, वो मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे अभी नए ऐड हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, हमारे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।